समझिएगा रिफ्रैक्शन, ठीक है। लाइट चैप्टर में एक और नया टर्म है रिफ्रैक्शन। समझिए क्या मतलब है रिफ्रैक्शन का। जैसे कि मैंने आपको बताया रिफ्लेक्शन, जैसे ये कोई सरफेस है, लाइट रे इधर फॉल हुई, इसी मीडियम में रिटर्न हो गई, फॉल हुई इसी मीडियम में रिटर्न हो गई, इधर फॉल हुई इसी मीडियम में रिटर्न हो गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। जिस मीडियम से फॉल हुई उसी मीडियम में रिटर्न हो गई, दैट इज द रिफ्लेक्शन, दैट इज द रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर मीडियम से किसी सरफेस पे फॉल हुई, किसी सरफेस पे फॉल हुई और फॉल होने के बाद वो उस सरफेस को क्रॉस कर गई, मतलब कि अगर अपन जो लाइट रेस को वन साइड पॉलिश्ड सरफेस पे फॉल कराते हैं, देन डेफिनेटली वो रिफ्लेक्शन होगा। मतलब क्या देना चाहिए? ओपेक। जो ओपेक मटेरियल है, ओपेक मटेरियल पे अगर अपन किसी भी लाइट रे को फॉल कराएंगे, देन डेफिनेटली वो क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी, बाउंसिंग बैक, ठीक है ना, सेम मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज क्या? रिफ्लेक्शन। दैट प्रोसेस इज नोन एज क्या? रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर हम उसी लाइट रे को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे या ट्रांसपेरेंट सरफेस पे फॉल कराएंगे, अगर मैं उसको ट्रांसपेरेंट सरफेस पे फॉल कराता हूं, देन डेफिनेटली वो जो बीम ऑफ लाइट है उस सरफेस को क्रॉस कर जाएगी। मान लीजिए इधर पे एयर मीडियम है और इधर पे ग्लास है या वाटर है या ऑयल है, कुछ भी है, माइका है, डायमंड है, कुछ भी है एयर को छोड़ के। जैसा कि हमको मालूम है कि कौन सा मटेरियल का कंसंट्रेशन कैसा होता है, तो आप बताइए कि एयर मटेरियल ज्यादा डेंसर होता है या वाटर? बताइए जल्दी से, किसका डेंसिटी ज्यादा होता है, एयर का या वाटर का? जल्दी बोलिए, एयर का या वाटर का? किसका डेंसिटी ज्यादा होता है? मटेरियल कौन सा ज्यादा होता है? कहां ट्रेवल करने में आपको प्रॉब्लम ज्यादा जाती है? एयर में ट्रेवल करने में प्रॉब्लम ज्यादा, वाटर में ज्यादा प्रॉब्लम जाती है। ऑब्वियसली वाटर इज द डेंसर मीडियम, एयर इज रेयरर एज कंपेयर टू वाटर। अब समझिएगा वाटर और ऑयल, आपको कहां ज्यादा डेंसर मीडियम एक्सपीरियंस होता है, ऑयल या वाटर? कौन ज्यादा डेंसर है? जल्दी बताइए, कौन ज्यादा? ऑयल ज्यादा डेंसर है, वेरी गुड। ग्लास और वाटर, इन दोनों में कौन ज्यादा डेंसर है? ग्लास और वाटर, इन दोनों में कौन ज्यादा डेंसर? ग्लास, वेरी नाइस। तो इस तरीके से हमको एक चीज मालूम चल चुकी है कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयरर है, कंपैरेटिवली भी मालूम है। तो जिसमें मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है पर यूनिट सरफेस, पर यूनिट एरिया, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब जिस मटेरियल में कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होता है वो डेंसर होता है, और जिसमें कंपैरेटिवली कम कंसंट्रेशन होता है वो रेयरर होते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास दो टाइप के मीडियम होते हैं, रेयरर मीडियम और क्या? डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम और क्या? डेंसर मीडियम। बात को महसूस कीजिएगा, ठीक है। रेयरर मीडियम एंड क्या? डेंसर मीडियम, महसूस कीजिएगा। मैंने आपसे बोला कि जब अपन लाइट रेस को किसी ओपेक पे ड्रॉ करते हैं, तो ओपेक पे ड्रॉ करने पे वो बाउंसिंग बैक हो जाता है, मतलब सेंडिंग बैक जाता है, वो जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता है। लेकिन अगर उसी बीम ऑफ लाइट को मैं कहां फॉल कराऊं? किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में फॉल कराऊं। कहां फॉल कराऊं बताइए? ट्रांसपेरेंट मीडियम में। देन ऑब्वियसली लाइट विल क्रॉस द सरफेस, लाइट विल क्रॉस द सरफेस, लाइट उस सरफेस को क्रॉस कर जाएगी। क्या कर जाएगी? क्रॉस कर जाएगी।
अब आती है बात मूवमेंट की। आप खुद ही बताओ, अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से आई, इस सरफेस पे फॉल हुई, ये हो गया नॉर्मल। क्या हो गया ये? नॉर्मल, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस। इसने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया। कितना एंगल बनाया? आई। क्या कहलाएगा ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो समझिएगा, हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो डेफिनेटली जो आने वाली लाइट है इस मीडियम को या इस सरफेस को क्रॉस करके दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी। अब देखिए, ये है डेंसर मीडियम। यहाँ पे पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब पार्टिकल्स बहुत ही पास में है। ये है रेयरर मीडियम, जहां कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, पार्टिकल्स दूर है। कहाँ है पार्टिकल्स? दूर है। तो आप खुद ही बताइए कि अब ये लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर में आएगी तो क्या अपने पाथ पे जा सकती है, या अपने पाथ से बैंड हो जाएगी, या इस तरीके से बैंड हो जाएगी? आप बताइए किस तरफ बैंड होगी, या फिर सीधी चली जाएगी? जल्दी बताइए, क्या कहेंगे आप? क्या वो विदाउट डेविएशन, अच्छा इस तरफ बैंड हो जाएगी, इस तरफ, इस तरफ? अच्छा, कोई और बता सकता है कहां बैंड होगी? कोई बता सकता है किस तरफ बैंड होगी? चलिए कोई बात नहीं, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। डेंसर मतलब जहां पे पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जहां पे मूव करना भी काफी डिफिकल्ट है। तो जैसे ही लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी, रेयरर मीडियम मतलब जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम है। कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स अगर बहुत कम है तो वहां मूव करना बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार होगा। मतलब कि अगर आप डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हैं, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हैं, ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में जाते हैं, तो आपके बाहर बहकने के चांसेस ज्यादा हैं। देन लाइट रे विल रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो लाइट रे है जिस समय डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी, वो नॉर्मल से और दूर डेविएट हो जाएगी, सेम पाथ पे नहीं जाएगी, उल्टा नॉर्मल से और दूर क्या हो जाएगी? डेविएट हो जाएगी। तो ये है एंगल क्या? आर। मतलब कि आर इज ग्रेटर देन क्या? एंगल आई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन का एंगल ऑफ क्या? इंसिडेंस। दूसरी कहानी, ये नॉर्मल है, ये लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई और नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया। क्या नाम उस एंगल का? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एक्चुअल में रेयरर मीडियम से ड्रॉ हुई है। ये ट्रांसपेरेंट मीडिया है या सरफेस है, डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट सरफेस होने की वजह से वो क्रॉस कर जाएगी और क्रॉस करके दूसरे साइड आ जाएगी। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि रेयरर से एंटर होने वाली लाइट जब डेंसर में जाएगी तो आखिर वो किस तरफ बैंड होगी? किस तरफ बैंड हुई? बताइए जल्दी से, किस तरफ बैंड होगी? जल्दी बताइए, किस तरफ बैंड होगी? नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। वेरी नाइस, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये एंगल आर बनाई, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर जा रही है, लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में, मतलब आई इज ग्रेटर देन क्या? आर। बात को समझिएगा, बहुत ही सीरियसली समझिएगा। लाइट रे जब डेंसर से रेयरर में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से बैंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है तब भी वो बैंड हो जाती है, लेकिन इस बार टूवर्ड्स द नॉर्मल।
इसी बैंडिंग को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इट इज द बैंडिंग ऑफ लाइट, इट इज द बैंडिंग ऑफ लाइट whenever it enters from one media to another। ठीक है ना? जब भी अपन किसी लाइट रे को किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस के थ्रू एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं, तो ये प्रैक्टिकली हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि देन लाइट रे विल बेंड अवे और टूवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट रे विल बेंड अवे और टूवर्ड्स द क्या? नॉर्मल। ये हमारा एक्सपीरियंस है कि जब भी अपन लाइट रे को किसी एक ट्रांसपेरेंट सरफेस के थ्रू एक पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं, उस सिचुएशन में जो लाइट रे है अपने पाथ से बैंड हो जाती है, या तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है। ठीक है ना? इसी बैंडिंग को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसी बैंडिंग को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्शन? इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेनेवर इट एंटर्स वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसके जो पाथ से बेंडिंग है, दैट बेंडिंग इज नोन एज क्या? रिफ्रैक्शन। आ गया समझ में? जल्दी से नोट करिए दोनों केसेस, फिर आगे रिफ्रैक्शन पे बात करते हैं। जल्दी नोट कीजिए प्लीज। समझिएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आखिर रिफ्रैक्शन के टाइम पे कौन कौन सी स्पेशल कंडीशन फॉलो होनी चाहिए? सबसे पहला तो मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये लाइट रे है, ये आई है और ये आर है। ठीक है? समझिएगा ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है? समझिएगा। तो पहला है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज क्या? कांस्टेंट। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटी, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल and refracted ray all lie on same plane। एक ही प्लेन पे लाई करें। इंसिडेंट रे भी वही हो, रिफ्रैक्टेड रे भी वही हो और नॉर्मल भी वही हो। अगर सबके सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं तो ही रिफ्रैक्शन हो सकता है, या अगर रिफ्रैक्शन होता है तो ये सबके सब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। समझिएगा बात को। तो पहला लॉ तो ये साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। बाद में इसी कांस्टेंट का नाम क्या लिया गया? इसी कांस्टेंट का नाम लिया गया म्यू। क्या लिया गया? म्यू। व्हाट इज म्यू? Mu is the refractive index. Mu is the refractive index. Mu is the refractive index. समझिएगा बात को। एक्चुअल में है क्या म्यू? refractive index. What is the refractive index? It is the ratio of speed in one media upon in क्या? Second media. Refractive index is the ratio of speed of lights. Refractive index is the ratio of speed of light, है ना, in given media, in particular media with respect to the given media। ठीक है ना? मान लीजिए कोई पर्टिकुलर मीडियम है, ठीक है, तो V1 या कोई पर्टिकुलर मीडियम है, उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v1 है। ठीक है? और जहां से लाइट इंसिडेंट हुई है वहां पे वेलोसिटी क्या है? v2 है। ठीक है ना? तो रिफ्रैक्टिंग मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट अपॉन इंसिडेंट मीडिया में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका जो रेशियो है वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो टाइप के होते हैं, एक होता है
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज द कंपैरिजन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द लाइट, इट इज द कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, या क्या इन गिवन मीडियम इज कॉल्ड क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the strength of the medium, relative strength of medium, that how much a light ray can refract. What is the refractive index? It is the strength of the pair of media. What is the refractive index? It is the strength of the pair of media which describe the light ray, the how much the light ray refract through the given pair of media. Through the given pair of media. It is also defined as the ratio of speeds of light in given pair of media. In given pair of mediums. Given pair of mediums में speed of lights का ratio क्या होगा? That is the refractive index. Refractive index उस pair of media की वो strength है जो बताती है कि उस pair of media में किसी भी लाइट रे में कितना रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। आया समझ में? दो टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे मान लीजिए एब्सोल्यूट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिलेटिव, it is the ratio of refractive indices of the given medias। ठीक है ना? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? it is the refractive index of a medium with respect to air। it is the refractive index of a medium with respect to air। और रिलेटिव क्या है? it is the ratio of refractive indices of the मीडियम्स, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द क्या? मीडियम्स। आई बात समझ में? ध्यान दीजिएगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? CYV। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? CYV। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बताइए? CYV। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो एयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? CYV। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन क्या? मीडियम। आया समझ में? चलिए मैं बात करूं 1μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। मतलब मैं 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूं 2 के रेफरेंस में। ठीक है ना? 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेफरेंस में? 2 के रेफरेंस में। आई बात समझ में? तो क्या आएगा मालूम आपको? तब आएगा μ1 अपॉन क्या? μ2। तो μ1 अपॉन μ2 मतलब कितना? V2 अपॉन क्या? V1। तो 1μ2 का मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 मतलब μ1 अपॉन μ2 मतलब V2 अपॉन क्या? V1। आ गया समझ में? तो अगर यहीं कहीं मैं बोल दूं 2μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या आएगा? V1 अपॉन क्या? V2। क्या आएगा? V1 अपॉन V2। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ स्नेल्स लॉ जो कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, है ना? तो साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या होगा? पेयर ऑफ मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, पेयर ऑफ मीडिया के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पेयर ऑफ मीडिया which describe the light, how much the light can refract, how much the light can refract on in क्या? given pair। या इसमें दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं,
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एयर। तो रिलेटिव क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया, इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सी बाई वी, सी बाई वी एयर के रेफरेंस में बात कर रहा है, इंसिडेंट रे कहां से आई है, एयर से, और गई कहां है, किसी मीडियम में, तो उस मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसे ही हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इक्वल क्या होगा, सी बाई वी। तो 1 म्यू 2 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 with respect to 2, refractive index of first media with respect to second media, क्या आएगा, μ1 अपॉन μ2। तो वेलोसिटी में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, v2 अपॉन क्या, v1, v2 अपॉन क्या, v1। वहीं अगर मैं 2 μ1 कर दूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 तो क्या आएगा, v1 अपॉन v2। आ गया समझ में, ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और नई चीज है 1 μ2 इंटू 2 μ1, ठीक है, 1 μ2 इंटू 2 μ1। 1 μ2 की वैल्यू क्या है बताओ, v2 अपॉन v1। 2 μ1 की वैल्यू कितनी बताओ, v1 अपॉन v2। क्या देखा आपने, 1 μ2 इंटू 2 μ1 इज इक्वल्स टू 1। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या है ये, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या समझ में नहीं आया, तो आपको रिफ्रैक्शन भी आ गया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी आ गए, और इस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मालूम चल गया, टाइप मालूम चल गया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मालूम चल गई। आ गया समझ में, जल्दी से इसको भी नोट करिए, जो समस्या है तो मेरे से कहिए, छापिए प्लीज इसको भी जल्दी से। प्लेन सरफेसेस से रिफ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया। प्लेन सरफेसेस के बाद मैं बताने जा रहा हूं आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। किसी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है समझिएगा। मैं बताने जा रहा हूं आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब है, ये बाहर एयर है और ये बाहर एयर है, ये बीच में गिलास है, ये इंसिडेंट रे आ रही है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी सूझबूझ खुद बोलेगी। अगर ये इंसिडेंट रे है और इधर एंगल आई बनाता है, क्या लगता है आपको, ये लाइट रे अंदर जाने के बाद क्या बैंड होगी, जल्दी बताइए, क्या बैंड होगी, लाइट रे बैंड होगी, कहां बैंड होगी, किस तरफ बैंड, टूवर्ड्स द नॉर्मल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसा क्यों, टूवर्ड्स द नॉर्मल ही क्यों, जल्दी बोलिए। हाँ, क्योंकि एयर रेयरर मीडियम है और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम, और जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है तो ऐसी ही डेविएट होती है। बहुत बढ़िया। अब आप बताओ, ये जो लाइट इधर तक आ गई, अब इसको बाहर निकलना चाहिए। अगर ये बाहर निकलेगी तो क्या बैंड होगी, बाहर निकलेगी तो क्या बैंड होगी, जल्दी बताइए। ये लाइट रे बाहर निकलेगी तो क्या बैंड होगी, जरूर बैंड होगी भैया, क्यों नहीं होगी। इसलिए होगी क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है, और जब भी लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस के थ्रू डेंसर टू रेयरर जाती है तो बैंड होती है। किधर बैंड होती बताइए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किधर बैंड होती बताइए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो समझ में आ गया सबको क्या कहानी आई, कि अगर लाइट रे ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्ट होती है तो फर्स्ट टाइम जब वो एयर से ग्लास में जाती है, रेयरर टू डेंसर जाती है, तो वो रिफ्रैक्ट होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगेन जब वो सेकेंड सरफेस से क्रॉस होती है,
डेंसर टू रेयरर जाती है, और जिस टाइम पे वो डेंसर टू रेयरर जाती है उस टाइम पे रिफ्रैक्शन कहाँ होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्योंकि ये चीज मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं कि whenever the light ray enter rarer to denser through a transparent plane surface, rarer to denser, it will bend towards the normal, but whenever it goes from denser to rarer, it will bend away from the normal। तो वही सिचुएशन है, इधर पे टूवर्ड्स द नॉर्मल है और इधर पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। आ गया समझ में सबको? बढ़िया से क्लियर हो गया। तो फाइनली ग्लास स्लैब इधर आ गया, और इस बार जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका नाम मैंने रख दिया E। व्हाट इज E? इट इज एंगल ऑफ इमर्जेंट। व्हाट इज E? इट इज द एंगल ऑफ क्या? इमर्जेंट। आगे बात समझिएगा। मैंने बोला ये एयर मीडियम है, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये ग्लास मीडियम है, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मैं बात कर रहा हूं म्यू की, 1 म्यू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या आएगा बताइए? साइन आई अपॉन साइन आर। क्या आएगा बताइए? साइन आई अपॉन साइन आर। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या आएगा बताओ? साइन आर अपॉन साइन ई। क्या आएगा बताइए? क्योंकि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आर, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? ई। तो रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास विथ क्या कहलाएगा? जी म्यू है। कितना आएगा? साइन आई अपॉन क्या? साइन आर। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना आएगा? साइन आर अपॉन कितना? साइन ई। बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्या मालूम है हमको? ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए कितना होता है बताओ? 1। ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए कितना होता है बताओ? 1। ए म्यू जी का वैल्यू है साइन आई अपॉन साइन आर, और जी म्यू ए कितना है? साइन आर अपॉन साइन ई इक्वल्स टू 1 है। साइन आर कट जाएगा, तो साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई। और अगर साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई है तो इसका मतलब हुआ आई इज इक्वल्स टू ई। मतलब कि जब भी रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। कब? व्हेनेवर द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द ग्लास स्लैब। थ्रू द क्या? ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू अगर आप रिफ्रैक्शन कराएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इमर्जेंट। कोई समस्या है आपको? बताइए। क्लियर हो गई ये चीज? तो आपको रिफ्रैक्शन समझ में आ गया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आ गया, और आपको रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस एंड रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब समझ में आ गया। क्लियर है सबको? जल्दी से नोट कीजिए, फिर जो बातें हैं तो वो डिस्कस करते हैं। छापिए प्लीज।